अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अच्छा, मेरे पास आज यहाँ पर फ्राइडे नाइट है और आपके पास सैटरडे मॉर्निंग हो रही है एग्ज़ैक्ट। ओके। अच्छा, वीडियो बनाने का टाइम बिल्कुल नहीं मिलता मुझे। कोशिश पूरी करती हूँ कि किसी तरह वीडियो बनाऊँ, आप अपलोड करूँ ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो सके। आज मुझे ख़्याल आया क्यों ना मैं अपना यूएस एम्बेसी का अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग जब एम्बेसी जाते हैं तो उन्हें क्या-क्या प्रॉब्लम फ़ेस होती हैं, या हो सकता है आपको कोई भी प्रॉब्लम फ़ेस ना करनी पड़े और सब कुछ बड़ा स्मूथ स्मूथ हो जाए और आपका काम भी हो जाए। तो जब मैं फ़र्स्ट टाइम यूएस एम्बेसी गई थी लास्ट 4 नवंबर 2021 को। तो अच्छा, एम्बेसी जाने से पहले हमें एक फ़ॉर्म फ़िल करना पड़ता है जिसे हम कहते हैं डीएस 160 कहते हैं। तो इसको जब एजेंट फ़िल करवाते हैं, आप किसी स्पेशल एजेंट से कहते हैं कि मेरा ये फ़ॉर्म फ़िल कर दें, तो वो अच्छे ख़ासे पैसे भी आपसे ले लेता है और आपका प्रोसीजर स्टार्ट करता है यूएस एम्बेसी के लिए। क्योंकि जब भी हमें किसी एम्बेसी में जाना पड़ता है तो हमें पहले अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है। तो ख़ैर फाइनली वो फ़ॉर्म मैंने अपना फ़र्स्ट टाइम खुद फ़िल किया था। मुझे पूरी रात तो लगी थी फ़िल करने में, मतलब मैं रात को बैठी तो मैं बार-बार वो हैंग हो जाता था सिस्टम, उसके लिए नेट बहुत अच्छा होना चाहिए। तो जब मैं करती थी तो हैंग हो जाता था, क्योंकि जब वो फ़ॉर्म फ़िल होगा, आपके पास उसका कन्फर्मेशन पेज आएगा, उसके बाद ही आप अपॉइंटमेंट एम्बेसी की फ़ी पे करेंगे और आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करेंगे। तो डीएस 160 फॉर्म इतना मुश्किल नहीं है, उसको बड़ा क्लियर रखना पड़ता है, बड़ा ईज़ी रखना पड़ता है, स्मूथ रखना पड़ता है, हर डिटेल अपनी बड़ी अकॉर्डिंग टू देनी पड़ती है। आपके पेरेंट्स की डिटेल हो जाती है या आपकी फैमिली की डिटेल हो जाती है, आपके बैकग्राउंड की चीज़ें वो पूछ रहे होते हैं, जिस कंसर्निंग आप जिस वीज़े पे भी जा रहे होते हो, तो उसके मुताबिक इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ रही होती है और आप उसको फ़िल करते जा रहे होते हो। तो ये इतना मुश्किल काम नहीं है, आप खुद कर सकते हो, तमाम पढ़े-लिखे लोग हैं, खुद कर सकते हैं, किसी के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक हो गया? और एक चीज़ ये कि जब मैं फर्स्ट टाइम मैंने किया था, तो मुझे ख़ैर पूरी रात लगी थी, मैं काफ़ी तंग भी हुई थी, परेशान भी हुई थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र था कि मुझसे हो गया था। उस कन्फर्मेशन के पेज को हम सेव कर लेते हैं, उसकी ईमेल में उसे रख लेते हैं या एज़ अ पीडीएफ सेव कर लेते हैं। उसका प्रिंट हमें लाज़मी चाहिए होता है जब हम इंटरव्यू के लिए जा रहे होते हैं। एक काम तो ये किया। अच्छा, पहला एक्सपीरियंस था, उसको फ़िल किया, फिर नेक्स्ट डे बैंक में चालान फ़ी पे की और फ़ी जब पे हो जाती है तो 24 घंटे के अंदर आपका रिकॉर्ड अपडेट हो जाता है, तो आप अपनी एम्बेसी में अपॉइंटमेंट बुक करवा देते हो। आप एक फ़ी पे एक अपॉइंटमेंट ले सकते हो। अच्छा, ये भी एक्सपीरियंस किया, फ़ी पे की, फिर हम यूएस एम्बेसी में अपॉइंटमेंट ली। तो जैसे अपॉइंटमेंट ली तो मुझे 15 दिन तक की अपॉइंटमेंट मिली। ये अक्टूबर का एंड की मैं अब बात आपसे कर रही हूँ, इन 2021 की बात कर रही हूँ, जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि आप बार-बार आपके पास चांस होता है कि एक दफ़ा आप अपनी अपॉइंटमेंट को रीशेड्यूल कर सकते हो। आपने एक दफ़ा बुक कर ली, तो अगर आपको लगता है कि आपने लेट जाना है या अर्ली जाना है, तो आपको कोई डेट या स्लॉट नज़र आती है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। तो ऐसे ही अचानक मैंने जैसे आज अपनी अपॉइंटमेंट बुक की, तो वो अपॉइंटमेंट आ रही थी मतलब 12 नवंबर की, 12 नवंबर 2021 की। तो मैंने उसको बुक कर लिया क्योंकि अभी रहता था 2-3 वीक्स का गैप था मेरी अपॉइंटमेंट में। तो मुझे अपॉइंटमेंट लेनी थी और नियर अपॉइंटमेंट मुझे यही मिल रही थी। और कोशिश क्या करें, आप एम्बेसी जाएँ, आप कॉन्सुलेट ना जाएँ। जैसे कराची, मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो कराची और इस्लामाबाद हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। कराची कॉन्सुलेट है और इस्लामाबाद हमारे पास एम्बेसी है। तो आप एम्बेसी जाएँ और एम्बेसी इस्लामाबाद जाएँ, आप इस्लामाबाद एम्बेसी में जाएँ, ठीक है? उसके बाद ये होगा, मेरे साथ फिर ये हुआ कि मैं बार-बार चेक करती रही, अच्छा कोई मेल आनी है, तो फिर मुझे अचानक से, जैसे 3 नवंबर की डेट थी, तो दोपहर के 2 बजे जब मैंने चेक किया तो मुझे अगले 4 नवंबर की सुबह 10 बजे की अपॉइंटमेंट मिल रही थी, तो मैंने फ़ौरन से बुक कर ली। अब मैंने बुक कर लिया, बहावलपुर से इस्लामाबाद का जो सफ़र था वो तकरीबन 10 घंटे का था। ख़ैर, शाम को ही 6 बजे वहाँ से निकले तो सुबह हम वहाँ पे पहुँच गए। मेरे साथ मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड थे। तो हम सीधा एम्बेसी चले गए क्योंकि टाइम हो रहा था, एम्बेसी पहुँचे। तो एम्बेसी पहुँच कर इंटरव्यू के लिए एक टेंशन होती है, एक स्ट्रेस होता है, एक डिप्रेशन हो रही होती है। तो जो मेन चीज़ें होती हैं वो हमारे पास ये होती हैं कि एक तो आपके पास वो वाला कन्फर्मेशन पेज जो आपने डीएस 160 फ़िल किया था। और दूसरा, आपके पास पासपोर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है और तीसरा, एक अदद पिक्चर, और वो भी वाइट बैकग्राउंड के साथ, जो वो आपको रिकमेंड कर रहे होते हैं, जो एम्बेसी के अकॉर्डिंग डिटेल होती है उसके मुताबिक। और ये कोई-कोई फ़ोटोग्राफ़र आपको बना के सही देता है,
ये थोड़ा-सा माइंड में रखा करें कि उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमें पिक्चर लेके जानी पड़ती है। अच्छा, तो वो लेके हम चले गए और जो मुझे यहाँ से एक्सेप्टेंस मिला था, एचईसी की तरफ से एक्सेप्टेंस मिला था, वो सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार किए और लेके हम चले गए। तो एम्बेसी जाने से पहले ये होता है कि आपको ना एक मेन जो है जहाँ से हम सारी एम्बेसीज़ में मूव करके जाते हैं, पहले वहाँ जाना पड़ता है। वहाँ गए तो उन्होंने कहा जी आप पहले 1000 रुपीज़ सबमिट करवाएँ, क्योंकि यहाँ से आपको शटल सर्विस लेके जाएगी एम्बेसी, यूएस एम्बेसी लेके जाएगी। तो तमाम लोगों को लेके जाने के लिए हर एम्बेसी का अपना-अपना शटल सर्विस चलती है, वो आपको वहाँ पे लेके जाती है। खैर वो दिया तो वहाँ सिर्फ मैंने जाना था, मेरे फैमिली उधर ही बैठी जहाँ पे वेटिंग एरिया था उनका। मैं गई तो मैं विदिन हार्डली कोई 20 टू 25 मिनट्स अपना इंटरव्यू देकर वापस आ गई। अब मैं जब इंटरव्यू देने के लिए गई तो बड़ा सडन प्रोसेस हुआ। उन्होंने पहले मेरे थंब इम्प्रेशन लिए, थंब इम्प्रेशन के बाद ऐसे ही नेक्स्ट वो मैं इंटरव्यू काउंटर पे पहुंच गई तो एक मेल ने इंटरव्यू लिया, फॉरेनर था। उसने जब इंटरव्यू लिया तो उसने मुझसे बेसिक पूछा क्यों जा रही हैं, अच्छा कौन आपको स्पॉन्सर कर रहा है और क्या श्योरिटी आपने सबमिट करवाई है कि आप वापस पाकिस्तान आएंगी। तो मैंने कहा इससे बड़ी क्या श्योरिटी होगी कि मेरी फैमिली, मेरे बच्चे पाकिस्तान में। तो उसने कहा ओके ओके। मतलब हार्डली कोई 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा, उसने मुझे वीज़ा इशू कर दिया। पासपोर्ट उसने मेरा रख लिया और वीज़ा मुझे बाकी डॉक्यूमेंट्स मेरे रिटर्न कर दिए। तो फिर मैं शटल सर्विस पे बैठी और अपनी फैमिली के पास पहुंची। तो जब मैंने आके इनको मिली तो तमाम लोगों की फेस जो थे वो मुझे देख रहे थे। अच्छा, तो मैं अपनी फैमिली से मिलने के बाद मैं रेस्ट रूम में चली गई। रेस्ट रूम में जैसे गई तो मेरे हस्बैंड के पास लोगों ने आके अच्छा तो लगता है आपकी मिसेज़ का वीज़ा लग गया है। तो सारे मतलब ये लोग इंक्वायर कर रहे होते हैं, वहाँ पे हर एम्बेसी का बंदा बैठा होता है, वेटिंग रूम में बैठे होते हैं, इंतज़ार कर रहे होते हैं कि हमारे जो लोग आगे इंटरव्यू देने के लिए गए हैं वो वापस आएँगे, उनका वीज़ा लगता है, नहीं लगता। तो मोस्टली फेसेस ये होते हैं बेचारे नहीं लग रहा होता, कोई डिपेंडिंग में जा रहा होता है तो स्लिप दे देते हैं। 3 तरह की स्लिप होती है यूएस एम्बेसी के अंदर, पिंक होती है, ब्लू होती है और येलो स्लिप होती है। येलो का मतलब तो है रिजेक्शन, आपका वीज़ा नहीं लगा। और अगर आपको ब्लू स्लिप मिलती है तो ओके, मतलब आपका वीज़ा अप्रूव हो गया। और अगर आपको मिलती है अनदर वन, कौन सी बच गई हमारे पास, पिंक। पिंक का मतलब है कि आपका प्रोसेस डिले में डाल दिया है। डिले का मतलब यह है कि वो प्रोसेसिंग में है, वो कुछ दिनों में आपको मेल आ जाएगी कि आपका वीज़ा लगा है कि रिजेक्ट हो गया। फर्दर मतलब उन्हें कुछ अगर कुछ सस्पिशियस हो जाए आपके इंटरव्यू में तो वो उसको डिले करना, वो देना भी चाह रहे हैं और नहीं भी देना चाह रहे, तो ये वाली सिचुएशन थोड़ी सी क्रिएट हो जाती है। तो मुझे तब ब्लू स्लिप, मैंने कहा था इतना ईजी है। लोगों ने कहा था कि अच्छा जी मैं जिस इलाके से आ रही हूँ उस इलाके के अकॉर्डिंग हो सकता है मेरा वीज़ा ना लगे, हो सकता है मेरा सब्जेक्ट ऐसा है, फिज़िक्स है, एटॉमिक एनर्जी से रिलेट करता है, तो मेरा हो सकता है वीज़ा प्रोसेसिंग में चला जाए तो मुझे थोड़ा सा टफ टाइम मिलेगा। आई वॉज कन्फ्यूज्ड अबाउट दैट टाइम। मतलब मुझे ना काफ़ी लोगों ने काफ़ी डराया हुआ था कि ये हो सकता है, ये हो सकता है। लेकिन जब मैंने इंटरव्यू दिया और वो हार्डली कोई 1 मिनट का भी पूरा नहीं था, तो मैं बड़ी शॉक रही और मैं बड़ी एकदम से एक्साइटेड हो गई, क्योंकि मैं मेंटली तैयार होके आई थी कि अच्छा इतना आसानी से वीज़ा नहीं लगता होता, ऐसे नहीं होता होता कि आप जाएँ और आपका वीज़ा लग जाए और आप फ़ौरन से वापस आ जाएँ। आई वॉज़ लकी एट दैट टाइम। तो क्या था, 4 नवंबर को मेरा वीज़ा लगा और 1 दिसंबर को मैं यूएसए में थी। मतलब ये मेरी पहला वीज़ा एक्सपीरियंस था जो मैं आपसे आज शेयर कर रही हूँ। कुछ चीज़ें जो हम सोच रहे होते हैं कि इतनी मुश्किल है और अल्लाह ताला उनको हमारे लिए कितना आसान बना देते हैं, आप सोच भी नहीं सकते हो। मतलब हर चीज़ इतनी स्मूथ होती जाती है, ऑटोमेटिकली हर चीज़ चेंज होती जाती है और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम लाइट ले रहे होते हैं और वो थोड़ी हमारे लिए टफ़ हो जाती हैं, तो उसके पीछे भी कोई मसलहत होती होती है। ये एक्सपीरियंस मैं आपसे नेक्स्ट में शेयर करूँगी। ये तो मेरा पहला वीज़ा एक्सपीरियंस था जो मैंने इस्लामाबाद यूएस एम्बेसी में दिया था और मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं था। सवाल भी उन्होंने 1-2 यही पूछे थे कि आपको स्पॉन्सर कौन कर रहा है? तो मैंने कहा एचईसी कर रही है। उन्होंने कहा कि नेक्स्ट आप क्या श्योरिटी दे रही हैं? तो श्योरिटी बॉन्ड्स भी मैंने जमा करवाए हुए थे, लेकिन मैंने कहा कि श्योरिटी यही है कि मेरे बच्चे इधर हैं, तो उन्होंने मुझे ओके कर दिया। लेकिन मैं जिस शटल सर्विस पे वापस आई थी, वो शटल सर्विस में जितने लोग थे, किसी एक का भी वीज़ा नहीं लगा था और वो सारे के सारे अनमैरिड लड़के थे। तो मतलब कुछ चीज़ें सस्पेंस में चली जाती हैं, कुछ श्योरिटी देनी पड़ती है, कोई ऐसी बात करनी पड़ती है, उनका दिल जीतना होता है। कोई एक ऐसा लफ्ज़ जो उनको फ़ौरन से टची सा लगे और आपका वो काम कर देते हैं। ये लोग पर्सनल नहीं होते, ये लोग फैक्ट्स पे बात कर रहे होते हैं, हकीकत पे बात कर रहे होते हैं, रियलिटी पे बात कर रहे होते हैं।
ये कहें कि उसने मुझे वीज़ा नहीं दिया, उसी को गालियाँ दें, उसी को बददुआएँ दें, उसी को कुछ कहें, तो उन बेचारों का कोई कसूर नहीं होता। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीज़ा एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगी, जो मैं यकम दिसंबर ये तो मैं यकम दिसंबर को आई थी 2021 में, और मैं 30 मई 2022 को वापस पाकिस्तान चली गई थी। ये मेरा पहला जर्नी था यूएस के लिए। अब मैं दोबारा जब यूएस में आई हूँ, तो ये एक्सपीरियंस मेरा और ज़्यादा एक्साइटेड है। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय।